अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत हुई है और उस पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आया और मरियम नवाज के रद्द-ए-अमल पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को गैर तसल्लीबख्श करार दे दिया और हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन जायजा लेकर नई तजावीज़ के साथ रिपोर्ट जमा कराए। अदालत ने हुक्म दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दीगर हुक्काम के साथ कल जाती हैसियत में पेश हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने तय किया है कि बैलेट पेपर पर वोटर का सीरियल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर वोटर के बारे में मालूम करना भी है तो भी आईनी तरमीम की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक बहुत गौर व खौस किया है और अदालत को तहरीरी जवाब जमा करा चुके हैं। आर्टिकल 226 के तहत इंतखाबात खुफिया बैलेट से होते हैं। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल किया कि क्या होता है खुफिया बैलेट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जवाब दिया कि खुफिया बैलेट वो होता है जिसकी शनाख्त ना हो सके। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा कि आपने कहां से खुफिया बैलेट की तारीफ निकाली है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सवाल किया कि हमें पूरी स्कीम बताई जाए कि इंतखाबात कैसे शफाफ होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात के तहत तमाम करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकता है। इंतखाबात से पहले और बाद में शिकायत पर कार्रवाई की जाती है। वोट को खुफिया रखने का मामला जेरे बहस लाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहिब, आप बात की गहराई को समझ नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन कोई आम सरकारी महकमा नहीं है, उसका एक मैंडेट है। क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म नहीं करना चाह रहा? रोजाना देखें इलेक्शन के हवाले से क्या हो रहा है। 2018 से वीडियो मौजूद है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वीडियो का जायजा लेंगे कि फॉरेंसिक कराना है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने शफाफ इंतखाबात के लिए तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दी हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि अटॉर्नी जनरल की तजावीज़ का जायजा लें। इस मरहले पर पीपल्स पार्टी के वकील नजर अब्बानी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक सियासी जमात की तजवीज़ दीगर सियासी जमातों को कबूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला करना होता है। वक्त कम है, कानून में तरमीम नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि हम किसी कानून में तब्दीली का नहीं कह रहे। इलेक्शन कमीशन को सब मालूम है कि क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है जो होगा इलेक्शन के बाद देखेंगे। वोटों की खरीदो फरोख्त इलेक्शन से पहले होती है। इलेक्शन कमीशन बताए कि इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिस कैसे रोकेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि मौजूदा कानून के तहत ही करप्शन रोकने का कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास रूल्स बनाने का मुकम्मल इख्तियार है। हम नहीं कहते कि आप खुफिया बैलेट को तब्दील करें। शिकायत आने पर इलेक्शन कमीशन मामले को खुद देख ले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन एक्ट में वाजे नहीं किया गया कि किसी भी करप्ट प्रैक्टिस का जिक्र है। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इंतखाबात से कबल और बाद में सियासी मुदाखलत समेत करप्ट प्रैक्टिस के लिए गार्ड का लफ्ज़ है। करप्ट प्रैक्टिस को गार्ड करने का मतलब इलेक्शन से पहले हिफाजती इंतजाम किए जाएं। इंतखाबात में सियासी मुदाखलत और पैसे का इस्तेमाल होता है। इलेक्शन कमीशन तरीका बताए कि कैसे करप्ट प्रैक्टिस को रोका जाए। जस्टिस याह्या आफरीदी ने रिमार्क देते हुए कहा कि अदालत ने आपको जहमत इसलिए दी है कि बताएं कि करप्ट प्रैक्टिसेस के सदेबाब के लिए क्या इकदामात किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि इस मामले पर इलेक्शन कमीशन में मुशावरत कर सकते हैं। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत अब कल दोबारा होगी। इस हवाले से नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा कि जो बात आइन का हिस्सा है उस पर इलेक्शन कमीशन नजरसानी कैसे कर सकता है। अगर इस मामले पर आइनी तरमीम दरकार है तो कोई और तरीका नहीं है कि ये काम किया जा सके। अदालत से इस्तदा है कि गैर मामूली एहतियात से काम ले और ऐसा कुछ ना करे जिससे ये तासुर मिले कि किसी के ईमा पर आइन का चेहरा मस्ख कर दिया गया है। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दीगर तमाम इदारों की तरह इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 226 के ताबे है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से नहीं हो सकते क्योंकि उसके लिए आइनी तरमीम दरकार होगी। ये मुनासिब नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन का कंधा इस्तेमाल किया जाए और उसे अवामी तनकीद के सामने खुला छोड़ दिया जाए। मरियम नवाज ने ट्वीट में मजीद लिखा कि दुआ और उम्मीद है कि एक फर्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। आइन की वाज़े शिक्के होते हुए नजरिया ज़रूरत को जिंदा करना मुल्क, कौम और खुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा।
मरियम नवाज को जवाब देते हुए वज़ीर आज़म इमाम ने खुसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर पर लिखा कि मरियम नवाज आज मुल्क की आला तरीन मुअज़्ज़ज़ तरीन अदालत को पैगाम दे रही हैं कि हमें जस्टिस क़य्यूम जैसे फैसले चाहिए। वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अदालत को डिक्टेट करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। अब ये हालिया दिनों में पहली बार नहीं है कि मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में बराह रास्त बात की हो। वो 3 रोज़ कबल वज़ीर आज़म की जानिब से तरक्याती फंड्स दिए जाने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर भी खुलकर बात कर चुकी हैं। इमरान खान को बचाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो बिल्कुल उसके उलट हुआ था। तो ये जो इंसाफ के 2 निज़ाम है ना, इसी के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और जहाँ पर और इंशाअल्लाह ताला ये एक दिन आएगा, चेहरे तो लोग देख रहे हैं, लोग रिमार्क्स के फ़र्क भी देख रहे हैं, लोग चेहरे भी देख रहे हैं, लोग फैसले भी देख रहे हैं। और वो ये देख रहे हैं कि एक नालायक और नाअहल को बचाने के लिए इंसाफ का पूरा निज़ाम, अदलिया की इज़्ज़त, जजों की इज़्ज़त को झोंका जा रहा है। तो ये जजेस के ऊपर भी बात गिरां गुजरती है, कुछ मजबूर भी हो सकते हैं, मैं इसको समझती हूँ, लेकिन अदलिया की क्रेडिबिलिटी के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे साथ नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, इस हफ्ते बैक टू बैक हमें नज़र आ रहा है कि मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जो मौजूदा अदलिया है उस पर तनकीद की गई। पहले जो तरक्याती फ़ंड के रिमार्क्स का मामला था उसमें कंपेयर किया उन्होंने कि माजी में कैसे रिमार्क्स होते थे, अब क्या हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से समाअत हो रही है उस पर उन्होंने बड़ी बराह रास्त आज अपनी राय दी है। क्या पहले जो मौजूदा अस्करी क़यादत है उस पर नवाज शरीफ साहब की तरफ से तनकीद की गई, मरियम नवाज साहिबा भी करती रहीं, अब मौजूदा अदलिया की क़यादत पर क्या कोई नई हिकमत अमली है नून लीग की? देखिए, हम अदलिया का बेहद एहतराम करते हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं कि इस वक्त ये हुकूमत जो कि एक अंदरूनी बगावत का सामना कर रही है और इमरान खान साहब सेनेट के अंदर अपने ज़ाती दोस्तों को, किसी जगह कॉस्मेटिक सर्जन को, किसी जगह अपना हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले को, किसी जगह अपनी ATMs को जबरदस्ती टिकट दे के जितवाना चाहते हैं और उनके अपने पार्टी के अरकान उन्हें वोट देने के हक में नहीं है। इस इंटरनल रिबेलियन को कुचलने के लिए वो पाकिस्तान के आइन से खेल रहे हैं। वो सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ेकार आइन से हट के तब्दील करना चाहते हैं। और आपको मालूम है शाहजेब के कौमी असम्बली में ये खुद आईनी तरमीमी बिल पेश कर चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि इस तरीक़ेकार को बदलने के लिए आइन में तरमीम करना होगी। और फिर इनके अपने वजीर खारजा ने कहा कि चूंकि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी लिहाजा हमने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तो अब जो कि इनका एक अपना जाती सियासी मसला बन चुका है, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इलेक्शन कमीशन भी ये मौक़िफ़ ले चुका है कि ये तरीक़ेकार तब्दील करने के लिए आइन में तरमीम दरकार है। और हम समझते हैं कि इसके अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट इस सियासी तनाज़े में और इस आइनी मसले के अंदर एक फरीक बनता है तो उसके वकार के लिए, उसके किरदार के लिए इससे तनाज़ात खड़ा होंगे। और किसी भी सोसाइटी में अगर अदलिया मुतनाज़ हो जाए तो वो उस मुल्क और मुआशरे के रूल ऑफ लॉ के लिए एक बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो इसलिए हम समझते हैं कि मगर एहसन इकबाल साहब, अदलिया का काम है आइन की तशरीह करना। जब आइनी तरमीम के लिए हुकूमत पार्लियामेंट में लेके आई तो उसमें भी आपने साथ नहीं दिया। हालांकि 2015 में खुद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि तरमीम होनी चाहिए, उस पर पीपल्स पार्टी नहीं मानी, JUIF नहीं मानी। हालांकि आप भी राजी थे, तहरीक इंसाफ भी राजी थी। तो अगर अदालत ने आइन की तशरीह करनी है तो मरियम नवाज साहिबा की तरफ से ये बयानात आना जिस पर हुकूमत का ये कहना कि वो अदालत को डिक्टेट करने की कोशिश कर रही हैं, ये इसके रिपरकशंस नहीं होंगे? अदालत को अगर इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं मुनासिब लगा, उन्होंने एक दफ़ा फिर मांग ली है उनसे राय। देखिए, हम अदालत को डिक्टेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम तो खुद एक पार्टी हैं और हम भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए हैं और हमने रिट में पार्टी बनने की दरखास्त दी हुई है। पीपल्स पार्टी है, JUI है और दीगर लोग भी इसके अंदर हैं। बात बड़ी सिंपल है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तनाज़ात हैं और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब अपनी सियासत में कभी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को झोंकते हैं, कभी ये पाकिस्तान की अदलिया के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। अगर ये इतनी शफाफियत के कायल थे तो मुझे 2 सवालों का जवाब दें कि जब सेनेट के अंदर चेयरमैन के खिलाफ 64 ऑपोजिशन के अरकान की करारदाद आई तो उसको इमरान खान साहब ने क्यों फ्लोर क्रॉसिंग करा के, हॉर्स ट्रेडिंग करके तब्दील किया 52 वोटों के अंदर। 2018 में अगर इनकी पार्टी के लोगों ने वोट बेचे, वोट बेचने वाले भी इनके, पैसे देने वाले भी इनके, वीडियो बनाने वाले भी इनके, उसको 3 साल तक क्यों छुपाए रखा गया? क्यों नहीं उस वक्त
इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया कि ये हमारे पास वीडियो है, जिन लोगों ने ये काम किया इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। तो असल मसला फिर मैं आपको दोहराऊंगा ये है कि इमरान खान साहब जबरदस्ती ठोंसना चाहते हैं, और जो तजवीज इस वक्त ज़ेरे गौर है कि बैलेट के ऊपर नाम लिखा जाए या बैलेट के ऊपर काउंटर फॉइल का नंबर लिखा जाए। अगर सीक्रेट बैलेट की आप ये शेक खत्म कर दें कि आपका वोट खुफिया रहेगा, तो फिर पाकिस्तान का जो ताकतवर तबका है, जो पाकिस्तान का जो ताकतवर लीडर है, पाकिस्तान का जो ताकतवर इदारा है, वो हमेशा डिक्टेट कराएगा। कौन है जो अपनी मर्जी के साथ फिर वोट दे सकेगा? फिर जो जिसकी मर्जी होगी ताकतवर की, उसके मुताबिक वो सारे वोट लिया करेगा। इसीलिए दुनिया में सीक्रेट बैलेट का एक फलसफा है कि जहां आप लोगों को मगर ये जो फलसफा है, देखिए अगर 2-4 सेनेटर्स जो हैं वो वोट खरीदते हैं तो आप पूरे ऐवान को मोरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। अगर सड़क के ऊपर 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो जो गाड़ियां स्पीड के अंदर चलती हैं उन सब की आप ड्राइविंग बंद कर देंगे? ये तो नहीं हो सकता। वैसे यानी फिर तो आप बुनियादी तौर पर ही सीक्रेट बैलेट ही रखना चाहते हैं। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बात हुई कि, और फिर 2015 में जो नवाज शरीफ साहब ने किया, आप कह रहे हैं कि बाद में भी, ऐसा नहीं है कि अभी बाद में भी आप इस मामले को नहीं बदलना चाहते, आप इसको सीक्रेट बैलेट ही रखना चाहते हैं। देखिए हम जो कह रहे हैं कि ये एक सरासर पॉलिटिकल मसला है जिसके ऊपर मुख्तलिफ नुक्ता नजर है, और इसको पॉलिटिकल डिबेट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए हल होना चाहिए। अगर आप सियासी मसलों के अंदर अदालत फरीक बनेगी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। लिहाजा जब आइन के अंदर आइन में तरमीम का एक तरीक़ेकार रखा गया है, उसको बाईपास करेंगे तो कल को आप 18वीं तरमीम भी किसी सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज के सुप्रीम कोर्ट से कोई तशरीह लेके उसको भी रिवर्स कर देंगे। मगर ऐसे अभी को भी वापस लाने का कोई चोर दरवाजा निकाल लेंगे। मसला यहाँ पर यह है कि वजीर आजम एक्टिव हो गए हैं और सियासी तौर पर अपने रहनुमाओं को मनाने के लिए, अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए पिछले 2-2.5 साल में नजर नहीं आया कि वो इतने एक्टिव हुए हों। और वो ये भी कह चुके हैं कि आप लोग रोएंगे सीक्रेट बैलेट भी हुआ तो। अगर गिलानी साहब भी हार गए, आप लोग अपनी सीटें भी लूज कर गए, तो आगे से तो हुकूमत ही कह रही होगी कि जी ले आए अब नो कॉन्फिडेंस, अपना सीक्रेट बैलेट के जरिए एक सेनेटर तो मुंतखब नहीं करा पाई है। देखिए शाहजेब, बात यह है कि आप पिछले 4 दिनों से तमाशा देख रहे हैं कि जो लीडर और जो पार्टी सेनेट में टिकटें ढंग से नहीं दे सकता, सलीके से नहीं दे सकता, वो पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स मसलों को कैसे हल कर सकता है? वजीर आजम अच्छे एक्टिव हुए हैं। अगर यही उनकी एक्टिविटी मुल्क को चलाने की तरफ होती, कोई महंगाई कम होती, कोई मुल्क की मईशत की ग्रोथ रेट चढ़ती, तो हम कोई मानते कि वो एक्टिव हुए हैं। वो सिर्फ एक्टिव हुए हैं फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को अपनी पार्टी पे ठोंसने के लिए, जिसके खिलाफ उनकी पार्टी के अंदर शदीद रद्द अमल है। मतलब तो आप यूसुफ गिलानी साहब को इलेक्ट कराने के लिए कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि अब ऑपोजिशन ने तो ऑलमोस्ट ये नैरेटिव बना दिया है कि अगर वो जीत गए तो ये वैसे ही नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मगर अगर वो जीत गए तो पीपल्स पार्टी जरूर पुश करेगी आपको कि जी अब नो कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो नो कॉन्फिडेंस है वो, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि उस सूरत के हद तक तो कारगर है कि इस हुकूमत को या प्राइम मिनिस्टर को निकाल के कोई नया वजीर आजम आए और 3 महीने के अंदर वो नए इलेक्शन का ऐलान करे, नए इलेक्शन कराए। चूंकि हमारी पार्टी के नजदीक इस असेंबली के अंदर ऐसे नंबर्स नहीं है कि आप एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकें। पाकिस्तान का जो इस वक्त बुनियादी मुआशी मसला है जो बहुत संगीन होता जा रहा है, उसके लिए कुछ मजबूत फैसलों की जरूरत है, उसके लिए एक मुस्तहकम सियासी ढांचे की जरूरत है जो नए इलेक्शन के अलावा नहीं निकल सकता। लिहाजा हम जितनी देर कर रहे हैं नए आम इंतखाबात में, उतना हम पाकिस्तान को उस दलदल में धंसाते जा रहे हैं जिससे निकलने के लिए हमें बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलमान अकरम राजा साहब माहिर आईन कानून हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अकरम साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सब आपने देखा आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, जो मामला हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि सीक्रेट बैलेट के अलावा जो कुछ भी होना है वो आईनी तरमीम के जरिए ही हो सकता है। और सब जो ओपन बैलेट है वो तो पता है क्या होता है कि सीक्रेट बैलेट की एक अलग तशरीह भी हो सकती है कि जी सीक्रेट बैलेट की डेफिनेशन में कोई गुंजाइश निकल सके। देखिए जो जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने दिया वो एक किस्म की उमूमी ताबीर है जो दुनिया के बेशतर ममालिक में अपनाई जाती है सीक्रेट बैलेट के हवाले से, और यही समझा जाता है कि बैलेट पेपर के जरिए वोटर की शनाख्त नहीं होनी चाहिए
ताकि वोटर जो है अपनी अपनी दानिश में अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डाल सके। जाहिर है यहाँ पे ये भी इम्कान रहता है कि ज़मीर की बजाय वो किसी खौफ या लालच की बुनियाद पे वोट डाले, लेकिन ये बहरहाल खुफिया बैलेट का एक तुर्रा इम्तियाज समझ लें या कबाहत समझ लें, ये है और ये दुनिया में इसको माना जाता है। अब अगर हमारे यहाँ इसको तब्दील होना है तो जाहिर है दो रास्ते हैं, एक आईनी तरमीम और दूसरी आईनी तशरीह या आईनी ताबीर। अब बात अगर आईनी तशरीह की जानिब जाती है और हम खुफिया बैलेट की कोई नई ताबीर जो है वो अपनाते हैं तो इसका हक सुप्रीम कोर्ट को तो है। आखिरी राय तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही की है, जो भी राय वो देंगे खुफिया बैलेट के हवाले से वो राय हावी होगी और उसका इत्ताफ होगा पाकिस्तान। इतना मैं अर्ज करता चलूं कि इस वक्त जो हमारा कानून है इलेक्शन एक्ट 2017 या उससे पहले जो कवानीन थे उनके तहत ये है कि काउंटर फॉइल और वोटर लिस्ट का एक ताल्लुक होता है। जब वोटर पोलिंग स्टेशन में दाखिल होता है उसको बैलेट पेपर थमाया जाता है, वो बैलेट पेपर एक बैलेट बुक से फाड़ के दिया जाता है। जो चीज बैलेट बुक में वापस या पीछे रह जाती है उसको हम काउंटर फॉइल कहते हैं। उस काउंटर फॉइल पे आमतौर पे वोटर का दस्तखत होते हैं या अंगूठे का निशान लगता है और इसी तरह जो वोटर लिस्ट है उस पे भी वोटर की शनाख्त की जाती है, उसका नाम या अंगूठे का निशान लगता है। कल को अगर ये सवाल पैदा हो कि क्या बैलेट पेपर उसी शख्स को दिया गया जिसको दिया जाना चाहिए था, तो फिर काउंटर फॉइल और वोटर लिस्ट का आपस में मवाजना किया जा सकता है। अंगूठों के निशान अगर मिले तो ये कहा जा सकता है कि बैलेट पेपर सही शख्स को ही थमाया गया था। यहाँ तक तो हमारे निज़ाम में गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इससे आगे बढ़ के कि काउंटर फॉइल और बैलेट पेपर के दरमियान भी कोई शनाख्त का जरिया हो, ये इस वक्त तक हमारे कानून में मौजूद नहीं है। और जो ताबीर खुफिया बैलेट की या सीक्रेट बैलेट की आज दिन तक हमने अपनाई है उसमें यही रहा है कि काउंटर फॉइल और बैलेट पेपर के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए ताकि बैलेट पेपर से वोटर की शनाख्त ना हो सके। ये आज तक की ताबीर रही है हमारी। तो अगर बगैर आईनी तरमीम के सीक्रेट बैलेट में इसकी कोई गुंजाइश निकलती है कि जी वो ट्रेस हो सके, अगर कोई शिकायत आए तो वो जो डेफिनेशन होगी सीक्रेट बैलेट की नई, वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद होगी या बैनुल अक़वामी मिसालें मौजूद हैं इस हवाले से? जी ये ज़ाहिर है एक हमारी अपनी डेफिनेशन होगी, लेकिन इसका इख्तियार हमें है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को है। देखिए हुकूमत इस वक्त ये चाह रही है कि हम एक ऐसा निज़ाम वज़ा कर दें जिसमें जितने मेंबरान मुख्तलिफ पार्टियों के सूबाई असम्बलियों में हैं उसी के तनासुब से सेनेट में भी मेंबरान जो हैं वो मुंतखब हो जाएं। बहुत से ममालिक में इसको लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहती हैं, यानी कि पार्टियां सिर्फ नामों की लिस्ट दे देती हैं। वो कहती हैं कि सेनेट में हमारे 12 मेंबर होने चाहिए, 17 मेंबर होने चाहिए, ये लिस्ट है, इसके मुताबिक आप इन लोगों को मुंतखब करार देंगे। लेकिन हमारा निज़ाम ये नहीं है। हमारा जो निज़ाम है इस वक्त सेनेट के इलेक्शन के हवाले से वो तकाजा करता है कि बाकायदा वोटिंग हो, उसमें प्रेफरेंसेस दी जाएं, तरजीहात दी जाएं, पहली तरजीह किसकी है, दूसरी तरजीह किस उम्मीदवार की है, उसके बाद एक फार्मूला है जिसके तहत नंबर अता किए जाते हैं मुख्तलिफ तरजीहात पे दिए गए वोटों को। एक काफ़ी पेचीदा हमारा एक इस वक्त निज़ाम है जिसके तहत जो शक्ल बनती है सेनेट की वो बिल्कुल हूबहू उस तरह नहीं होती जैसा कि तनासुब सियासी जमातों का सूबाई असम्बलियों में। हुकूमत ये चाह रही है, गालिबन ये नजर आता है कि हम एक तरह से लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चले जाएं कि बिल्कुल वही तनासुब जो है वो सेनेट में भी नजर आए। अब क्या ये आइन की ताबीर से मुमकिन है या इसके लिए आइन में तरमीम और कानून साजी चाहिए, ये सवाल है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है। और जाहिर है इसका जो भी फैसला आएगा हम सब उसके मातहत होंगे, उसी के तहत निज़ाम चलेगा। बहुत शुक्रिया समर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर आज़म बहुत मुतहरिक हो गए हैं। क्या जो मामला था, जो ख़तरा था जिसकी बात हो रही थी तहरीक इंसाफ के सेनेट इलेक्शन के हवाले से, वज़ीर आज़म ने वो ख़तरा टाल दिया है, मामला काबू में ले लिए हैं। इस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान की सारी तवज्जो इन दिनों सेनेट इंतखाबात पर है। टिकट जारी करने और वापस लेने से लेकर नाराज अरकान को मनाने तक बहुत से काम वज़ीर आज़म खुद कर रहे हैं। आज सामने आने वाले अहम फैसले में तहरीक इंसाफ ने
वफाकी वजीर फैसल वाउडा को जारी करदा सेनेट का टिकट बरकरार रखने का फैसला किया है। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें सेनेट इलेक्शन के लिए टिकटों की तकसीम समेत पार्टी रहनुमाओं के एतराज़ात का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक पार्टी बोर्ड ने फैसल वाउडा को दिया गया टिकट बरकरार रखने का फैसला किया है और इस सिलसिले में PTI सिंध के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए हैं। पार्लिमानी बोर्ड ने खैबर पख्तूनख्वा से लियाकत तरकई को पार्टी टिकट देने का फैसला किया है और नजीउल्लाह खटक से टिकट वापस लेने का फैसला किया गया है। वजीर आजम ने सेनेट के टिकट्स पर सिंध की तंजीम को भी एतमाद में लेने का फैसला किया है और ज़राए का कहना है कि कल तहरीक इंसाफ सिंध का वीडियो लिंक इजलास बुलाया गया है, जिसमें वजीर आजम MNAs और MPs के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ भी पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि सेनेट इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट मेरिट पर देंगे, पार्टी कारकुनान की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, किसी पैराशूटर को सेनेटर नहीं बनाएंगे। इसके अलावा PTI के नाराज़ अरकान को भी वजीर आजम खुद मना रहे हैं। हाल ही में पार्टी छोड़ने का ऐलान करने वाले रुकने पंजाब असेंबली खुर्रम लगारी ने कल वज़ीर आज़म से मुलाकात की और पार्टी छोड़ने का फैसला वापस ले लिया, जबकि पेशावर और मालाकंड से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असेंबली जुनैद अकबर, नूर आलम खान, अरबाब आमिर अयूब, शेर अली अरबाब और शौकत अली भी कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वालों में शामिल थे। कल ही के दिन वज़ीर आज़म इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आतिफ खान ने वज़ीर आला महमूद खान और गवर्नर शाह फरमान की मौजूदगी में मुलाकात की और वज़ीर आज़म ने आतिफ खान को काबीना में वापसी का इंदिया भी दिया। आज डॉन अखबार ने रिपोर्ट किया है कि इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त के मुताबिक 56 PTI उम्मीदवारों ने हुकुमरान जमात की 20 मुतवक्किल नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिसका मतलब है कि 36 कवरिंग उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और अब ये इमरान खान पर है कि वो इन लोगों में पार्टी टिकट किस तरह तकसीम करें जिन्हें वो सेनेट इंतखाबात में मुकाबले के लिए फिट समझते हैं। क्या वज़ीर आज़म ने सूरत हाल संभाल ली है और तहरीक इंसाफ अपनी मुतवक्किल सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी? साथ ही जो मरकज़ में मुकाबला है यूसुफ गिलानी और डॉक्टर हफीज़ शेख का, उसमें भी क्या वज़ीर आज़म ने मामलात संभाल लिए हैं? हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर साहब और इरशाद भट्टी साहब मौजूद होंगे। हामिद मीर साहब, सबसे पहले वज़ीर आज़म ने खुद ने मुलाकातें की हैं, खुद अब बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सूरत हाल संभाल गए हैं? तहरीक इंसाफ की जितनी मुतवक्किल नशिस्तें हैं वो निकाल लेगी या फिर उससे ज़्यादा निकालने में कामयाब हो जाएगी? शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आप सिर्फ एक छोटा सा काम करें कि आप याद करें कि जब सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त भी अपोजिशन मुत्तहिद थी और उस वक्त अपोजिशन की अक्सरियत भी थी सेनेट में। उस वक्त इमरान खान साहब कितने मुतमिन थे, कोई दौड़ भाग नहीं की उन्होंने, कोई राब्ते नहीं किए किसी से। उन्होंने बड़े आराम से दावा किया कि जनाब हम अपोजिशन को सरप्राइज़ देंगे। अपोजिशन ओवर कॉन्फिडेंट थी, कुछ आराम से बैठे रहे इमरान खान साहब और सरप्राइज़ आया और इमरान खान साहब जो हैं उनके जो चेयरमैन सेनेट थे वो जीत गए, वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। अब आप ये जो सेनेट का जो इलेक्शन होने वाला है आधी नशस्तों पे, इस पर आ जाएं। पहले इन्होंने कहा जी कि हम फरवरी में करवाएंगे, फिर जो है वो अब 3 मार्च को वो अनाउंस हो गया। फिर पहले इन्होंने कहा जी कि हम बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे, लेकिन अब फिर आपने देखा कि इन्होंने एक रेफरेंस दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। रेफरेंस का भी फैसला नहीं आया था तो इन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो अभी चल रहा है। इस दौरान इमरान खान साहब काबीना का इजलास मुलतवी करते हैं, लाहौर जाते हैं, इससे मिलते हैं, उससे मिलते हैं, ये टिकट चेंज करते हैं, वो टिकट चेंज करते हैं। तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी जो पंजाबी में कहते हैं आनिया जानिया, तो बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो इस वक्त एक हलचल है बहुत ज़्यादा, एक दौड़ भाग है, वो बाकायदा दौड़ भाग कर रहे हैं ये सेनेट का इलेक्शन बचाने के लिए। उससे नज़र आता है कि वो काफ़ी मुश्किल में है। वो सूरत हाल नहीं है जो कि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के वक्त थी। उस वक्त इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज और अभी की बॉडी लैंग्वेज का कंपैरिजन कर लें, आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आप देखें कि आज क्या किया तहरीक इंसाफ ने, कि आज उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिनके बारे में पहले तहरीक इंसाफ ये दावा करी थी कि ये हार जाएंगे और उनकी शिकस्त का दावा जो है वो आज़म स्वाति साहब भी कर रहे थे, शेख रशीद भी कर रहे थे और भी वज़रा कर रहे थे। आज तहरीक इंसाफ ने उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ कर दिया है और कहा जी कि ये आर्टिकल 62 के तहत पूरे नहीं उतरते। तो इसका क्या मतलब है कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर कमज़ोर उम्मीदवार हैं तो फिर आप उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? अगर आप एतराज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खौफजदा हैं। तो कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ जो है वो खौफजदा ज़रूर है और कुछ परेशान भी नज़र आ रही है और लगता ये है कि
जो अब सिंध में आज उन्होंने एक टिकट चेंज नहीं किया और फैसल वाडा साहब पर उन्होंने इसरार किया कि वही पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे, तो इस पर सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनेगी, क्योंकि मुझे पता है कि इस पर सिर्फ जो सिंध की तहरीक इंसाफ के जो ऑफिस बेरर्स हैं, जो तंजीमी ओहदेदार हैं, सिर्फ उनका एतराज़ नहीं है। इस पर कराची से जो तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs हैं उनके भी एतराज़ात हैं। ये फैसल वाडा साहब को भी पता है और फैसल वाडा साहब को उन्हें भी राज़ी करना होगा। सिर्फ अब वज़ीर आज़म साहब को राज़ी नहीं करना, फैसल वाडा साहब को भी कुछ लोगों को राज़ी करना है। और साहब, ये यूसुफ गिलानी साहब का मामला है जिसके हवाले से ज़ाहिर ये भी हो रहा है कि वो फिट नहीं है, इसलिए चैलेंज किया जाए। यूसुफ गिलानी साहब का जो मामला है उसको क्या बहुत संजीदा ले रही है फेडरल गवर्नमेंट, और क्या PDM भी उसको इतना ही संजीदा ले रही है कि अगर गिलानी साहब जीत गए तो PDM तो ये भी कह रही है कि ये खुद ही एक तहरीक अदम एतमाद हो जाएगा। हुकूमत ने इत्तेहादियों को भी मनाया है, उनसे भी बात की है, आपको लगता है उसके बावजूद चांस है, अक्सरियत होने के बावजूद हुकूमत के पास, कि यूसुफ गिलानी साहब जीत जाएं, और हुकूमत परेशान है क्या इसको लेके? शाहजेब खानज़ादा साहब, जो आज बाई इलेक्शन हो रहा है, तो इसमें जो सिंध में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। सिंध में जो आज बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसमें एक कहीं पर PTI खड़ी है और साथ ही वहाँ पर MQM भी खड़ी है और उसके साथ और भी जमातें खड़ी हैं, और पीपल्स पार्टी जो है उसके मुखालफिन जो हैं वो वहाँ आपको तकसीम नज़र आ रहे हैं। तो क्या सेनेट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा? सेनेट के इलेक्शन में भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपको बहुत सी चीज़ें जो है ना वो मीडिया पर और TV चैनल्स की स्क्रीन पर आपको कुछ बयानात नज़र आते हैं, प्रोटोकॉल के तहत कुछ वुज़रा के, कुछ एडवाइज़र्स के, स्पेशल असिस्टेंट्स के बयानात की हेडलाइन चलानी पड़ती हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो सिर्फ इमरान खान साहब को पता है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो अगर उम्मीदवार बने हैं तो इसको और कोई लाइट ले या ना ले, लेकिन मुझे पता है कि इमरान खान साहब इसको लाइट नहीं ले रहे। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि इस पर पीपल्स पार्टी जो है उसने मुस्लिम लीग नून को राज़ी किया कि उनको एक मुश्तरका उम्मीदवार बनाया जाए PDM का, और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर बन जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कौमी असम्बली में एतमाद खो चुके हैं और फिर उनको दोबारा एतमाद का वोट लेना होगा। लेकिन ये वो मामला है जिस पे फ़िलहाल अभी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और PDM की जो बाकी जमातें उन्होंने ये तय नहीं किया कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो क्या फौरी तौर पर PDM तहरीक एतमाद लेके आएगी। अभी तक यही तय है कि पहले लॉन्ग मार्च होगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी और कुछ जो उसकी हम ख्याल जमातें हैं PDM के अंदर, वो 2 या 3 जमातें हैं, अक्सरियत जो है वो मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ की हामी है कि लॉन्ग मार्च करना चाहिए और इस्तीफ़ों की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर बन जाते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में होगी कि वो मुस्लिम लीग नून से कहेगी कि आइए अब तो तहरीक अदम एतमाद पंजाब में भी लेके आएँ, बलूचिस्तान में भी लेके आएँ और मरकज़ में भी लेके आएँ। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद भट्टी साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने खुद ने बयानिया बनाया कि ये पार्टियां जो हैं ये पैसे लेके टिकट देती हैं, और जो पैसे दे के टिकट लेता है वो हातम ताई थोड़ी होता है। 75-70 करोड़ तक मामला जा रहा है। फिर बलूचिस्तान की पार्टी ने खुद ने तहरीक इंसाफ के लोगों ने कह दिया कि जी हमने इसी के बारे में तो कहा था ये 70 करोड़ रुपए 50 से 70 करोड़ रुपए लगाना चाहता है। फिर उनसे टिकट वापस लिया। फिर सिंध से आवाज़ उठ गई, खैबर पख्तूनख्वा। क्या वज़ीर आज़म को पता नहीं था कि किनको टिकट दिए जा रहे हैं? ये नीचे से ही काम हो गया कि वज़ीर आज़म जो बयानिया बना रहे थे पार्टी के अंदर से खुद उनके खिलाफ बनने लगा? देखिए, पहली बात तो ये कि इस बात को अगर आप बराए मेहरबानी रहने देते कि वज़ीर आज़म ने बयानिया बनाया। वज़ीर आज़म साहब ने तो बड़ी बातें की थी, इलेक्टेबल्स नहीं लूँगा, आज़ाद उम्मीदवार नहीं लूँगा, 90 दिन में करप्शन करूँगा, ख़त्म करूँगा, 300 दिनों में सारे करप्ट अंदर हो जाएंगे, पुलिस पटवार रिफॉर्म्स होंगी, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, जिनकी ज़हनी ग्रोथ रुकी है वो उनकी ज़हनी ग्रोथ बढ़ने लगेगी, बड़े घर गिर जाएंगे, बड़े घरों में यूनिवर्सिटियाँ बन जाएंगी, और वो ऐसी टीम लाऊंगा कि दुनिया देखेगी, मीडिया को सलाम, मीडिया को साथ लेकर चलूँगा, ऊपर एक तगड़ा आदमी हो नीचे लड़ाइयाँ नहीं होती, ऊपर एक ईमानदार आदमी हो नीचे बेईमानी नहीं होती, और तो इस बात को तो रहने दें कि वज़ीर आज़म साहब का बयानिया ने मेरे प्यारे इमरान खान वो थे जो 22 साल स्ट्रगल में थे। ये हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म साहब को बिल्कुल पता था जी। वज़ीर आज़म साहब अपने उन्होंने खुद दिए। वज़ीर आज़म साहब ने किस वजह से दिए ये रहने दें, ये ना पूछें, ये उनके पॉलिटिकल। लेकिन ये मैं बता दूं, ये उनके
अपने पसंदीदा और अपने फेवरेट और अपने लोगों की मशवरे के बाद दिया है उन्होंने। और ये एक अच्छी बात है कि काबीना हो, ECC की मीटिंग हो, पार्टी तर्जमानों की मीटिंग हो या कुछ भी हो, लोग बोलते हैं वज़ीर आज़म के आगे और वो सुनते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, बातें होती हैं, एतराज़ात करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो मैस क्रिएट है ये पहले दिन से आज तक है। 22 साल अपोजिशन और 2.5 साल हुकूमत, मुशावरत की कमी, मुशावरत नहीं। सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह ट्विटर जवान उठते हैं और अपने घोड़ों पे बैठते हैं और फिर फतह करते हैं, और उनका एंड रिजल्ट क्या होता है कि आज रात के टीवी प्रोग्रामों को फतह करना है। तो बस वो मुशावरत की कमी है और इस वजह से ये सारा मैस क्रिएट हो गया और अभी तक मैनेज नहीं हो पाया। वैसे मगर वज़ीर आज़म ने ज़ाती इंटरेस्ट लेकर लोगों से भी बात की, खैबर पख्तूनख्वा में एक फ़ैसला बदला, बलूचिस्तान में एक फ़ैसला बदला, अपने रहनुमाओं से भी मिल रहे हैं, तो क्या अभी तक मैनेज क्यों नहीं हुआ है? इत्तिहादियों से यूसुफ गिलानी साहब का मामला, ये सब वज़ीर आज़म ने अभी तक मैनेज नहीं कर पाए आपके ख्याल में? वज़ीर आज़म साहब वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आज़म साहब 2.5 साल क्यों नहीं ये सारी जो पर्सनली एफर्ट करते रहे? क्यों काफ लीग दूर थी वज़ीर आज़म से 2.5 साल? क्यों GDA तहफ़्फ़ुज़ात थे? क्यों अख्तर मैंगल साथ छोड़ गए? क्यों MQM वालों ने के रिजर्वेशंस थी? क्यों PTI के अंदर से लोग उठ के बोलते रहे? किन किन को वज़ीर आज़म वो नहीं मिले, या कौन कौन मिलना चाहता था वज़ीर आज़म नहीं मिले? किस किस के बारे में वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू नहीं फरमाई? ये सारा अब सर पे पड़ी है और सामने सेनेट है और अब भागम दौड़ शुरू हो गई है। उस वक्त क्यों नहीं? सच कहते हैं, क्या करें, हमने घास खाई हुई है, घास ही खानी है। तो ये अभी मैनेज नहीं हुआ जी, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। अभी एक कमेटी भी बनी है, एक कमेटी तो वो बनी है ना, परवेज़ खट्टर, कसद कैसर, शाह मोहम्मद कुरैशी, और इन पर के ये देखें। एक मुराद सईद साहब को भी ये सुना गया है कि दिया गया है कि वो KPK और फेडरल में ब्रिज का किरदार अदा करें, और एक चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी टास्क दिया गया है कि वो पंजाब पर नज़र रखें, और वफाक में भी चीज़ें की जा रही हैं। क्योंकि इस सेनेट इलेक्शन में ख़तरे क्या हैं? ख़तरे या इस सेनेट इलेक्शन में अगर इस तरह कर लें कि क्या चीज़ें हैं जो दिलचस्पी रखती हैं। एक है जरदारी फैक्टर। जरदारी साहब इसमें क्या कमाल दिखाते हैं? क्या वो ही कमाल दिखा जाते हैं जो उनकी प्लानिंग है, एक दो सेनेटर ज़्यादा या कुछ? नंबर टू है कि क्या PTI और उसके इत्तेहादी इकट्ठे रह पाते हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल है। वो लोग जिनको जो तरसते थे वज़ीर आज़म के दीदार के लिए, अब उल्टा हो गया, उनके दीदार के लिए तरसा जा रहा है। क्या रह पाते हैं? फैसल वाडा का क्या बनेगा? और चौथा है, आखिरी फैक्टर है और इन सारों से दिलचस्प है, यूसुफ रज़ा गिलानी फैक्टर। क्या वो जीत जाते हैं? यूसुफ रज़ा गिलानी का जीतना ऐसे ही है कि जैसे हुकूमत का बजट फेल हो जाए। ये एक तरह की अदम एतमाद होगी हुकूमत के ख़िलाफ़। मुझे लगता है कि इस पर बड़ी तैयारी कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, और वो सारों को मना रहे हैं, फ़र्दन बना रहे हैं, टेलीफोन किए जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात सुने जा रहे हैं। और वो जो लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये बड़ी कि जो PDM का मुश्तरका उम्मीदवार इधर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, ये पैनिक में हैं PTI वाले। अब ये देखना ये है कि इसका क्या बनता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म साहब वैसे ही प्रॉब्लम में हैं और बहुत सारे इन हाउस उनकी बहुत प्रॉब्लम है, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। और फंड्स कोई नहीं दिए थे, ज़ाहिर है ये फंड्स और थाना कचहरी की सियासत है, ज़ाहिर है ये 2+2 की सियासत है। और इस जहांगीर तरीन के बग़ैर वज़ीर आज़म साहब इस वक्त उनकी भी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे होंगे। जहांगीर तरीन साहब का अपना फैक्टर है, वो जनूबी पंजाब से, यूसुफ रज़ा गिलानी जनूबी पंजाब से, जहांगीर तरीन यूसुफ रज़ा गिलानी की रिश्तेदारी, पीर पगाड़ा यूसुफ रज़ा गिलानी की रिश्तेदारी, फिर उसके बाद शमशाम बुखारी और गिलानी साहब दूसरे जो MNA MPs उनकी रिश्तेदारियाँ, फिर गिलानी फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें मिला के बड़े एक दिलचस्प सिनारियो क्रिएट कर रही हैं। तो बात बेसिकली ये है कि वज़ीर आज़म साहब इस वक्त एक ही सारी मसरूफियात तर्क कर दी उन्होंने, मेन सिर्फ एक पे फोकस करके बैठे हैं कि ये इत्तेहादी साथ रहें, अपने अंदर से कोई नकब ना लगे, और KP और बलूचिस्तान और सिंध में
और आखिर में यूसुफ गिलानी जीत पाए। तो बड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब और आमिर साहब की राय आपने सुनी। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं और हम पर बात करेंगे। IMF का प्रोग्राम जो कोरोना वायरस के बाद मुअत्तिल था, अब बहाल हो गया है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। IMF पाकिस्तान को प्रोग्राम के तहत $500 मिलियन देगा और इस प्रोग्राम के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल पहले ही ख़त्म हो गई थी। वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख ने अब से 2 हफ्ते पहले हमारे प्रोग्राम में बताया था कि IMF के साथ प्रोग्राम बहाल करने के बहुत करीब हैं और IMF को समझाया है कि इन हालात में मईशत नए टैक्सेस की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। शरह सूद के हवाले से भी गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़िर गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में बता चुके थे कि माजी की तरह एकदम शरह सूद में इजाफा नहीं होगा। फॉरवर्ड गाइडेंस उनकी तरफ से दी गई। इसके अलावा करेंसी के हवाले से भी रुपये की कदर में इस्तेहकाम है और गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं है। IMF के आज के एलामिये के मुताबिक स्टेट बैंक की मॉनेटरी और एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ का मईशत को फ़ायदा हुआ है। इससे ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हुए। पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम भी सेहतमंद नज़र आता है, मगर ये भी अहम है कि स्टेट बैंक खबरदार रहे कि कहीं आर्जी सपोर्ट ख़त्म होने के बाद कोई मुमकिना मुआशी दबाव ना पैदा हो। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में करंट अकाउंट की सूरत हाल देखते हुए IMF के प्रोग्राम की बहाली और पार्टनर्स की सपोर्ट की वजह से मज़ीद बेहतरी आएगी। साथ ही IMF ने प्राइमरी बजट खसारे, कॉर्पोरेट टैक्सेशन और पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स का भी जिक्र किया है। मईशत के हवाले से ये एक और इस्तेहकाम की खबर है कि IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ है और उनकी तरफ से ये बातें की गई हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर सकेगी या नहीं? वफाकी हुकूमत को कौन सा मसला पहले हल करना चाहिए? अपोजिशन कोरोना की वबा के बाइस जलसे और जुलूस और सियासी सरगर्मियों को मुलतवी करे या ना करे, अवाम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? उन्होंने गैलप पाकिस्तान के हालिया सर्वे में अपनी राय दी है। ये सर्वे 24 दिसंबर 2020 से 15 जनवरी 2021 के दरमियान किया गया है, जिसमें 1000 से ज़ायद लोगों ने हिस्सा लिया और उनके सामने 3 सवालात रखे गए। एक सवाल ये किया गया कि क्या आप समझते हैं कि मौजूदा वफाकी हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी या उससे पहले ख़त्म हो जाएगी? इसके जवाब में 63% लोगों ने कहा है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। 17% का कहना था कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी, जबकि 20% ने कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 6 पाकिस्तानी ये समझता है कि मौजूदा हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी। अगला सवाल ये किया गया कि आपकी राय में वफाकी हुकूमत को कौन सा मसला पहले हल करना चाहिए? इस सवाल के जवाब में 30% लोगों ने कहा कि हुकूमत को महंगाई को कंट्रोल करने पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। 20% ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार फराहम करे। 18% ने करप्शन को रोकने का कहा, जबकि 12% ने अदम मुसावात में कमी लाने और 12% ने सेहत की सहूलियात की फराहमी और 8% ने दीगर मसाइल को हल करने का कहा। सर्वे में अपोजिशन की रैलियों और सियासी सरगर्मियों से मुतालिक राय ली गई कि कुछ लोग समझते हैं कि कोरोना की सूरत हाल की वजह से अपोजिशन को अपनी रैलियां और सियासी सरगर्मियां मुलतवी कर देनी चाहिए, जबकि कुछ की राय है कि जारी रखनी चाहिए। आपकी क्या राय है? इस पर 62% ने राय दी कि मुलतवी कर देनी चाहिए, जबकि 18% ने कहा कि जारी रखी जाए, जबकि 20% ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर पर बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर F8 में गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है और अदालत ने हुक्म दिया है कि सेक्टर F8 में मौजूद फुटबॉल ग्राउंड पर वुकला की गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म करके ग्राउंड को बहाल किया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में कायम 4 रुकनी बेंच के जारी करदा फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से प्ले ग्राउंड या किसी और जगह ज़मीन की अलॉटमेंट करना दायरा इख्तियार और मजाज अथॉरिटी के बगैर था। लिहाजा हम ये करार देते हैं कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से की गई ये अलॉटमेंट्स गैर कानूनी हैं। किसी भी सरकारी ज़मीन पर तजावुजात के बाद तामीरात 1960 के ऑर्डिनेंस और उसके रूल्स की खिलाफ वर्जी है, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर हटा दिया जाए। जो वकील कानून को अपने हाथ में लेता है या किसी भी तरीके से कानून तोड़ता है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होने या अपील करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फिट एंड प्रॉपर करार दिए जाने का अहल नहीं होगा। अदालती फैसले में मज़ीद लिखा है कि क्योंकि गैर कानूनी चैम्बर्स की तामीर में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का छोटा सा गिरोह मुस्तफीद हुआ है, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि बार के मेंबर्स गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म करेंगे और ग्राउंड को अवामी इस्तेमाल के लिए बहाल करेंगे। अगर प्ले ग्राउंड को 28 फरवरी या उससे पहले बहाल नहीं कराया जाता तो उस सूरत में वफाकी हुकूमत और CDA 23 मार्च से पहले ग्राउंड को अवामी इस्तेमाल के लिए बहाल करेंगे। फैसले में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार को इजाज़त दी गई है कि वो वफाकी हुकूमत की तरफ से वुकला के लिए 5 एकड़ के प्लॉट की मंजूरी से मुताल्लिक अपना मुजव्वज़ा प्लान CDA को पेश कर सकती है। अदालत ने हुक्म दिया है कि वफाकी हुकूमत ज़िला अदालतों के लिए बिला किसी गैर ज़रूरी ताख़ीर के स्टेट ऑफ द आर्ट
कॉम्प्लेक्स की तामीर का आगाज़ करे और मुकम्मल करे। अदालत ने तवक्को का इजहार किया है कि वफाकी हुकूमत यकीनी बनाएगी कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स को अगले साल 23 मार्च तक फंक्शनल बनाया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।